अगली हेडिंग है कुशलता, यानी कार्यबल का 5.4% से औपचारिक रूप से कुशल श्रमिकों का अनुपात बढ़ाकर 15% करना, यानी समावेशिता सुनिश्चित करना। औपचारिक रूप में 15% तक समावेशिता सुनिश्चित करना। खिलाड़ियों की न्यूनतम मानक निर्धारित करने के लिए एकल नियामक निकाय की स्थापना करना। 8वीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करना। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के अंतर्गत दावा अदायगी के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। वह सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान, सार्वजनिक और निवारक स्वास्थ्य प्रणाली में आवश्यक रूप से सुधार करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में 50%, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 70% तथा जिला अस्पतालों में 100% आयुष सेवाओं को सह स्थापित करना। यानी सार्वजनिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें 50%, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 70% और जिला स्तर पर जो होते हैं अस्पताल उनमें 50% आयुष सेवाओं को सहायता स्थापित करना। राज्यों में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रबंधन ढांचे की व्यवस्था करना। राज्यों के समकक्षों के साथ केंद्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक केंद्र बिंदु बनाना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, तो इसमें क्या है, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के मंच पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए एक नई दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। 1,50,000 स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों को नेटवर्क की स्थापना में तेजी लाना। यानी 1,50,000 स्वास्थ्य कल्याण केंद्र हैं तो उनकी स्थापना में स्थापना करना, तेजी लाना, उनको बढ़ावा देने के लिए तंत्र स्थापित करना। अब स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए समन्वित अभियान चलाना। स्वस्थ भारत, यानी स्वस्थ भारत जन आंदोलन, स्वस्थ भारत के लिए लोगों की भागीदारी को प्रेरित करना। तो प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के स्तर पर काम है जी। फिर स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन HRH, स्वास्थ्य के लिए मानक जो संसाधन है उसमें क्या है, एक अनुपात, यानी एक व्यक्ति पर 1 डॉक्टर 1400 की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। यानी एक डॉक्टर 1400 पर तथा नर्स जनसंख्या अनुपात, जो नर्स की जो जनसंख्या है वो 1:500, यानी एक नर्स जो है 500 मरीजों पर होनी चाहिए और डॉक्टर जो है एक मरीज पर 1400 मरीजों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। फिर चिकित्सा, नर्सिंग, दांत चिकित्सा, फार्मेसी परिषदों के शासन विधि में सुधार करना चाहिए। एकीकृत चिकित्सा पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए और राज्यों में व्याप्त स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन नीति विकसित करना। स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन पर आंकड़े बनाना। अब है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत 50% आबादी कवर जो है करेंगी। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर का 75% आबादी इसमें कवर हो जाएगी। और सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना, जैसे जिला अस्पताल श्रेणी को संस्थागत करना, तो वहाँ अस्पताल की श्रेणी में क्या है, सुधार होगा। फिर अस्पताल के निजीकरण के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से आपूर्ति घाटे वाले क्षेत्रों में निजी निवेश करना। तो अस्पताल के निजीकरण के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से क्या करना, आपूर्ति घाटे वाले क्षेत्रों में निजी निवेश करना। तो उच्च प्राथमिकता वाली बीमारियों के लिए अनुसंधान संघ की स्थापना करना, यानी उच्च बीमारियां हैं तो उनके लिए अनुसंधान होने चाहिए, नए रिसर्च हों। है पोषण, तो बच्चे में अवरुद्ध विकास तथा कम वजन के मामले को
25% एवं रक्त अल्पता के मामले को 43% या उससे कम करना। तो बच्चों में जो अल्प विकसित बच्चे होते हैं उनको 25% तक कम करना, और रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी के कारण जो मामले होते हैं उनको 43% तक कम करना। फिर पोषण अभियान के तहत अधिक कुपोषण ग्रस्त जिलों में मिशन मोड कार्यक्रम को लागू करना। पोषण MIS और निगरानी तंत्र का विकास करना। फिर राष्ट्रीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में तेजी लाना। अब है लैंगिकता। तो महिला श्रम बल भागीदारी दर को कम से कम 30% तक बढ़ाना, प्रतिबंध मुक्त कार्य परिवेश बनाना, और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना। मुख्य संकेतकों पर लिंग आधारित आंकड़े और श्रेणियों को बनाना। बड़े शहरों और नवनिर्मित शहरों में लिंग के अनुकूल सुविधाएं प्रदान करना। अब है सामाजिक समावेशन। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आर्थिक विकास में भाग लेने के लिए सक्षम करना। तो सामाजिक समावेशन में कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, अधिक बुजुर्ग वाले और दिव्यांग हैं, ट्रांसजेंडर, तो उनको भी विकास में भाग ले सकें वो। फिर वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति में संशोधन, अपने ही घर में जीवन व्यतीत करने के अवधारणा पर जोर देना। यानी वृद्ध व्यक्ति होते हैं जो, तो वो वृद्धाश्रम चले जाते हैं तो अपने ही घर में वो जीवन व्यतीत करें, तो इस तरह से उनके लिए सामाजिक समावेश बनाएं। फिर दिव्यांग आधारित आंकड़े बनाना। सरकारी और गैर सरकारी अभिलेखों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पहचान प्रदान करना। सामाजिक समावेशन केंद्रित सकारात्मक अभियान के माध्यम से SC ST OBC विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति और अर्ध खानाबदोश जनजाति तथा अल्पसंख्यकों का केंद्रित अल्पसंख्यक है जो अल्पसंख्यकों के केंद्रित सकारात्मक अभियान के माध्यम से विकास में तेजी लाना। तो विकास में क्या करना, SC ST OBC और सभी को सकारात्मक अभियान के माध्यम से तेजी लाना। फिर विशिष्ट समुदाय की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए योजनाएं बनाना। छूटे हुए प्रखंडों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाओं के साथ आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना। तो क्या है, छोटे प्रखंड हैं जो, उनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा के साथ साथ आवासीय विद्यालय की भी स्थापना की जाए ताकि सामाजिक समावेश हो। और फिर लाइन मंत्रालयों के साथ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी निहित करना। जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय हैं तो उनके लिए योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। फिर है शासन। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास, विधिक न्यायिक एवं पुलिस सुधार, सिविल सेवा में सुधार। शासन में क्या करना है, संतुलित क्षेत्र का विकास हो और विधि के अनुसार न्याय हो, पुलिस में सुधार हो, फिर सिविल सेवा में सुधार हो, शहरी शासन व्यवस्था और भू संसाधन का उपयोग हो, आंकड़ा आधारित शासन। अब है आकांक्षात्मक जिला। तो वर्तमान में विकास के मापदंडों में पिछड़ रहे 115 जिलों का उत्थान करना। तो 115 जिलों का उत्थान करने के लिए आकांक्षात्मक जिला, इसमें जन आंदोलन बनाकर विकास की एक सकारात्मक कहानी बनाना। जिलों के बीच निर्णय लेने के लिए सूचित करने और प्रेरित प्रतिस्पर्धा के लिए आंकड़ों का उपयोग करना। राज्यों में और जिलों के बीच सम्मिलित कार्य के लिए तंत्र स्थापित करना। यानी तीनों क्षेत्रों में एक संस्थागत तंत्र जिसमें काम कर सकें। और दूसरा था कि जिलों के बीच नियंत्रण के लिए सूचित करने और प्रतिस्पर्धा के लिए आंकड़ों का उपयोग किया जाए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र।
इसमें उन्नत व्यापार के लिए भौतिक संपर्क विकसित करना, अच्छा व्यापार हो तो भौतिक संपर्क विकसित करना, जल मार्ग वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करना, संपर्क के मुद्दों को संबोधित करना, जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उसके पड़ोसियों के लिए परिवहन संधियाँ। तो इसमें क्या है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए संपर्क के मुद्दे अच्छे हों और वहाँ का भौतिक विकास हो, जल मार्ग विकसित हों, वित्त समावेश पर ध्यान दिया जाए और एक विकास तैयार करना जो उत्तर पूर्वी राज्यों को प्रोत्साहित करता हो। फिर इसमें पड़ोसी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के जो पड़ोसियों के लिए परिवहन संधियाँ निर्मित की जाएं और इको टूरिज्म और इन्वेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना और सिंचाई परियोजनाओं को जल्द पूरा करना। तो इको टूरिज्म जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहाँ बढ़ाए जाएं। पड़ोसियों के साथ जो वाहन संधियाँ हैं संधियाँ भी करी जाएं। फिर विधिक न्यायिक पुलिस सुधार, दो नागरिकों की सुरक्षा और प्रभावी कानूनी प्रणालियों तक पहुंच सुनिश्चित करना। नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानूनी प्रणाली है उन तक प्रभावी कानून तक प्रणाली तक पहुंच अच्छी हो और सभी मौजूदा केंद्रीय और राज्य कानून नियमों और विनियमों का संग्रह बनाना, यानी जितने भी नियम कानून राज्य के हैं केंद्र के हैं उन सबके नियम के संग्रह बनाए जाएं। फिर लंबित मामलों के संग्रह को संबोधित करना, जो मामले बहुत ज़्यादा समय से चले आ रहे हैं तो उनको संबोधित करना, जैसे नियमित अदालत प्रणाली के कार्यभार के भाग को बांटना। नियमित अदालतें लगें और उसके कार्यभार को भी बांटा जाए ताकि न्याय जल्दी हो और कार्मिकों को प्रशिक्षण और गैर आंतरिक कार्यों की पहचान करना, यानी जो काम कर रहे हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए और आंतरिक कार्यों की पहचान कर आउटसोर्स करने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन टास्क फोर्स का गठन किया जाए। तो गैर आंतरिक कार्य जो हो रहे हैं मतलब कि भारत के कार्य नहीं है बाहर हैं तो गृह मंत्रालय के अधीन टास्क फोर्स का गठन किया जाए और वो काम करे। अब सिविल सेवा में सुधार, तो सिविल सेवाओं की भर्ती प्रशिक्षण प्रदर्शन मूल्यांकन की एक सुधरी हुई प्रणाली स्थापित करना, यानी एक अधिकारी उन्मुख संस्कृति को बढ़ावा देना और अधिकारियों की संख्या के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना। नौकरी परिणाम उन्मुखी लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए प्रशिक्षण की वर्तमान प्रणाली को बदलना, नौकरी उन्मुख जो लक्ष्य होते हैं उनको थोड़ा बदला जाए और शहरी क्षेत्रों का प्रबंधन किया जाए। तो यहाँ पहले में संस्कृति को बढ़ावा देना और अधिकारी की संख्या के विस्तार पर ध्यान करें, यानी अधिकारी की संख्या बढ़ाई जाए लेकिन जो संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाए। और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के स्थान पर मल्टी स्टेक होल्ड फीडबैक के साथ बदलने पर विचार करना, यानी गोपनीय रिपोर्ट के स्थान जो वार्षिक जारी की जाती है उसके स्थान पर मल्टी स्टॉक फीडबैक लिया जाए कि उन्होंने कैसा काम किया है। शहरी शासन, प्रत्येक शहर को अर्थव्यवस्था के एक अलग इकाई के रूप में पहचानना, एक त्रैमासिक शहर डैशबोर्ड विकसित करना। तो शहरी प्रशासन के लिए एक अर्थव्यवस्था के अलग इकाई को पहचानने के लिए बनाया जाएगा। शहर के शासन के लिए एक रूपरेखा तैयार करना जिसमें विकास प्राधिकरण अन्य अर्ध निजी संगठन आदि शामिल हों। फिर शहरों की स्थानीय योजनाओं के लिए एक आधुनिक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करना। भू संसाधन कुशल आवंटन सुरक्षित संपत्ति के अधिकार आदि द्वारा भूमि बाजारों को मजबूत करना। राज्य मॉडल भूमि पट्टा अधिनियम 2016 पर विचार करते हैं, तो राज्यों के जो मॉडल हैं वो भूमि पट्टा अधिनियम 2016 पर विचार करते हैं। सभी राज्यों में वन अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करना, तो भूमि संसाधन में सभी राज्यों में भूमि अधिकार जो वन आधारित नियम है वो लागू हों, भूमि के पट्टे हैं जो उस पर विचार किया जाए और भूमि बाजारों को मजबूत भी किया जाए।
उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से भूमि रिकॉर्ड अपडेट और डिजिटल करना, तो कि भूमि के जो वहाँ तरीके हैं उन्हें डिजिटल किया जाए। आंकड़ा आधारित नीति का निर्माण, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए समय पर आंकड़ों का निर्माण और प्रसार सुनिश्चित करना। तो साक्ष्य आधारित नीति है, साक्ष्य आधारित नीति का निर्माण किया जाए, उसके लिए समय पर आंकड़े का प्रसार किया जाए। तो केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देश के आधार पर राज्य डेटा रिपोजिटरी बनाना, यानी केंद्र जो आंकड़े दिशा निर्देश देगी उसके आधार पर राज्य कार्य करेगा। और निजी त्रिपक्षों द्वारा एकत्रित तृतीयक बड़े डेटा का उपयोग करना। नई तकनीकों के बारे में सरकारी सांख्यिकी संगठनों को अपडेट करना। अब है 15 अगस्त 2022 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा डेवलप्ड इंडिया 2047 की शुरुआत की गई, और 2047 की शुरुआत की गई, और इसमें इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। और विश्व विकास से संबंधित प्रमुख सूचकांक एवं रिपोर्टें हैं। तो विश्व विकास के संबंध में जो सूचकांक आते हैं और रिपोर्टें हैं तो वे हैं मानव विकास सूचकांक है, विश्व असमानता, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, विश्व भूखमरी सूचकांक, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, विश्व शांति सूचकांक, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, कोविड-19 इंडेक्स, और SDG इंडेक्स, सतत विकास वैश्विक रिपोर्ट, भारत के विकास से संबंधित प्रमुख सूचकांक रिपोर्ट हैं, ये सब आती हैं। और राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, शहरी सूचकांक इंडेक्स, लिंग अनुपात इंडेक्स, तो ये सारी रिपोर्टें जारी की जाती हैं। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी जारी किया जाता है। SDG भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष 5 राज्य, अरे वो ग्रुप जोड़ो। 15 अगस्त 2022 डेवलप्ड इंडिया 2047 तक के प्रधानमंत्री द्वारा शुरुआत की गई। तो 15 अगस्त 2022 को शुरू किया गया 2047 तक के लिए डेवलपमेंट इंडिया। तो 11 जुलाई 2020 नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर में स्कूली छात्राओं के लिए अटल ऐप डेवलपमेंट मॉडल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य अटल इनोवेशन मिशन की मुख्य कार्यक्रम यानी अटल टिंकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूल छात्राओं के कौशल में सुधार करना और उन्हें ऐप उपयोगकर्ताओं से ऐप का निर्माण करने वाला बनाना, यानी ऐप उपयोगकर्ता हैं जो वो उनसे ऐप को बनाने वाला बनाना। तो इस तरह से उनके लिए काम किया जा रहा है अटल इनोवेशन मिशन में, उन्हें कौशल दिया जा रहा है। फिर फाउंडेशन और वाधावनी फाउंडेशन की साझेदारी में एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम यानी अटल इनोवेशन मिशन को इंक्रीज्ड ICREST शुरू किया जो उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप बनाने पर केंद्रित है। फिर इसमें नीति में 9 अप्रैल 2021 में नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन की देश भर में प्रमुख 295 अटल टिंकरिंग लैब्स को आज आधिकारिक तौर पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा लागू किया गया है। फिर इसमें है NITI में योग एवं
EIM से संबंधित समसामयिक तथ्य। तो 30 जुलाई 2020 में देश भर में इन इक्यूवेटर पारिस्थितिक तंत्र में समग्र प्रगति को प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने की प्रमुख पहल के तहत नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन में बिल एंड मेलिंडा गेट्स 12 अप्रैल 2021 में भारत डेनमार्क ने जल संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए SDG को हासिल करने के लिए विश्व स्तरीय नवाचार संसाधनों की दिशा में वैश्विक सहयोग के लिए अटल नवाचार मिशन के माध्यम से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और इसने क्या किया, अपना लिया और छात्रों के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान नवाचार संस्कृति को विकसित करने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम था। ये इसका उद्देश्य अपने वैज्ञानिकों और प्रयोगशालाओं का लाभ प्रदान कर छात्रों में STEM आधारित अनुसंधान और नवाचार में रुचि पैदा करना है। 30 जून 2021 में देश भर में टेक और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के एक बड़े कदम के तौर पर अटल नवाचार मिशन ने ILEP के पहले फिनटेक समूह सम्मेलन का समापन किया। यह उद्योग बाजारों और निवेशकों तक जरूरी पहुंच के साथ टेक स्टार्टअप्स को सहयोग करने की पहल है। विश्व विकास से संबंधित प्रमुख सूचकांक एवं रिपोर्ट। तो विश्व विकास है जो संबंधित सूचकांक, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। तो रिपोर्ट में कहा गया 2022 की असमानता रिपोर्ट थी। तो इसमें कहा गया था कि भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा, 1% हिस्से के बाद कुल हिस्सेदारी आबादी है जो उसके पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय यानी पूरे राष्ट्र का 5वां हिस्सा है। आधी आबादी सिर्फ 13.1% कमाती है और आधी आबादी जो 13.3% कमाती है। यह बात पर प्रकाश डाला है कि भारत ने जो आर्थिक सुधार उदारीकरण अपनाया है उसे ज्यादातर शीर्ष 1% को फायदा हुआ है और असमानता बढ़ी है। और विश्व असमानता रिपोर्ट 2021-22 थी। विश्व असमानता रिपोर्ट 2021-22 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में शीर्ष 1% आबादी 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा है और ये वही बात है। तो 22 दिसंबर 2021 में देश भर में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने महत्वाकांक्षाओं के साथ अटल इनोवेशन मिशन आयोग की तरह पर पहला वैक्यूम क्लीनर इनोवेशन प्रोग्राम 22 दिसंबर 2021 को लेकर आया, जो देश में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को भारत सरकार की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार इको सिस्टम तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगा। मानव विकास सूचकांक 21-22 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि 2020-21 में भारत इस सूचकांक में 131वें स्थान पर था और 2019-20 में 119वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक ये हर साल जारी किया जाता है। रिपोर्ट भारत को एक संपन्न अभिजात वर्ग के साथ एक गरीब और असमान देश के रूप में पहचानती है। तो भारत के 1% सबसे अमीर लोगों के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है, जबकि शीर्ष 10% के पास 57% हिस्सा है। क्रम शक्ति समानता के आधार पर 2021 में भारतीय वयस्क आबादी की औसत राष्ट्रीय आय, मतलब भारत की जो वयस्क आबादी है उसकी औसत राष्ट्रीय आय 204 रुपये है।
नहीं, 204 रुपये वयस्क आबादी लगभग कमाती है। फिर रिपोर्ट, भारत को एक संपन्न अभिजात वर्ग के साथ एक गरीब और असमान देश के रूप में भी पहचानती है कि भारत असमानता है। भारत के 1% अमीर लोगों के पास 2021 में 22% हिस्सा है, जबकि शीर्ष 10% लोगों के पास आय का 57% हिस्सा है। तो 1% लोगों के पास 22%, तो 10% लोगों के पास 57% हिस्सा है। कम शक्ति संपन्नता के आधार पर 2021 में भारतीय वयस्क आबादी की औसत राष्ट्रीय आय, ये वही है, दोबारा आ गया, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता विश्व आर्थिक मंच है। इसका विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कुल शामिल देश 146 है। इसमें प्रथम स्थान आयरलैंड का है। भारत का स्थान 135वां है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। और विश्व भुखमरी सूचकांक 2022, इसमें विश्व भुखमरी सूचकांक में कुल देश 121 हैं। प्रथम स्थान चीन है। भारत का स्थान 107वां है, 2022 के अनुसार है तो भुखमरी सूचकांक में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी करता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, इसमें कुल देश 132 है। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान 40वां है। फिर विश्व शांति सूचकांक जारी करता ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक है। प्रथम स्थान आइसलैंड में, अंतिम स्थान अफगानिस्तान। भारत का 135वां स्थान और 163 इसमें है।